नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद गोवा मुक्ति दिवस समारोह में शामिल होंगे। 650 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। तीसरा भारत मध्य एशिया संवाद नई दिल्ली में शुरू। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, अफगानिस्तान के लोगों की सहायता के लिए अवश्य प्रयास किए जाने चाहिए। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 137 करोड़ 49 लाख से अधिक टीके लगाए गए। गुजरात में कड़ी सुरक्षा के बीच ग्राम पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी। उत्तर भारत कड़ाके की शीतलहर की चपेट में। मौसम विभाग के अनुसार ये स्थिति मंगलवार तक जारी रहेगी। स्पेन में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज शाम किदाम्बी श्रीकांत का सामना लोह कीन यू से और हॉकी में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी प्रतियोगिता के अंतिम राउंड रॉबिन मैच में आज भारत का सामना जापान से होगा। दोपहर समाचार में मनोज के साथ मैं मुकेश कुमार। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद गोवा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में गोवा मुक्ति दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री मोदी इस दौरान ऑपरेशन विजय के स्वाधीनता सेनानियों और योद्धाओं को सम्मानित करेंगे। ये दिवस गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए भारतीय सशस्त्र सेना के ऑपरेशन विजय की सफलता के उपलक्ष्य में हर वर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि सरकार राज्य की आधारभूत संरचना के निर्माण की तरफ विशेष ध्यान दे रही है। आगवा जेल जो 60 साल से उसी तरह से जो डेवलप नहीं की थी, उसी तरह से पड़ी थी, वो टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहकार्य से अप्रोक्सीमेटली मोर देन 28 करोड़ ऑफ रुपीस उस प्रोजेक्ट पे खर्च की और आगवा जेल म्यूजियम प्रोजेक्ट, रिनोवेटेड प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री के हस्ते लोगों को समर्पित कर रहे हैं। द सेकंड प्रोजेक्ट इज द सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। 350 करोड़ ऑफ रुपीस स्पेंड करके केंद्र सरकार के सहकार्य से इस प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किया है, जो साउथ गोवा के लोगों को कवर करेगा। ऑल फैसिलिटीज इंक्लूडिंग द एलएमओ टैंक से लेके पीएचयू ऑक्सीजन की फैसिलिटीज वहां पे अवेलेबल है। इस प्रोजेक्ट का लोकार्पण माननीय मोदी जी के हस्ते होने वाला है। हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा में 650 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। इनमें फोर्ट एग्वेरा जेल संग्रहालय, गोवा मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, न्यू दक्षिण गोवा जिला अस्पताल, मोपा हवाई अड्डे पर विमानन कौशल विकास केंद्र और दाबोलिम नेवोलिम में गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का उद्घाटन शामिल है। श्री मोदी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विधिक शिक्षा विश्वविद्यालय और भारतीय बार काउंसिल अनुसंधान ट्रस्ट की आधारशिला भी रखेंगे। गोवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत 380 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। न्यू दक्षिण गोवा जिला अस्पताल 220 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसमें 33 विभागों की ओपीडी सेवाएं उपलब्ध होंगी। फोर्ट एग्वेरा जेल संग्रहालय का 28 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से जीर्णोद्धार किया गया है। मोपा हवाई अड्डे पर कौशल विकास केंद्र का निर्माण लगभग 8.5 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। मडगांव में दाबोलिम नेवोलिम गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का निर्माण 16 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इसका निर्माण केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की एकीकृत विद्युत विकास स्कीम के अंतर्गत किया गया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विधिक शिक्षा विश्वविद्यालय और भारतीय बार काउंसिल अनुसंधान न्यास की स्थापना गोवा को उच्च और तकनीकी शिक्षा का केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई है। गोवा से तुषार जाधव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री ने गोवा मुक्ति दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने एक ट्वीट में कहा कि पिछले वर्ष गोवा की स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में शामिल होने की स्मृतियां उन्हें हमेशा ताजा रहेंगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि गोवा ने पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद उपलब्धियों का उल्लेखनीय सफर तय किया है। श्री नायडू ने राज्य के उज्जवल और समृद्ध भविष्य की कामना की है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्र गोवा की मुक्ति कराने वालों के सर्वोच्च बलिदान को हमेशा याद रखेगा। उन्होंने इस विशेष दिन पर गोवा के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास। आपका आयकर ही राष्ट्रीय निर्माण की बुनियाद है, कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन का स्रोत है, विश्वास का आधार है। आज आयकर दाताओं की संख्या बढ़ रही है और देश की तरक्की को नई गति मिल रही है। वक्त है राष्ट्र के प्रति अपना दायित्व निभाने का, अपना आयकर जमा करने का। अपने आयकर की कुल अग्रिम राशि का 75% 15 दिसंबर 2021 तक अवश्य जमा करें। कंपनी, कॉर्पोरेट्स या फिर वो व्यक्ति जिनकी TDS, TCS कटने के बाद भी कर देयता ₹10,000 या उससे अधिक है, तो फिर उनको एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। अधिक जानकारी और टैक्स जमा करने के लिए विजिट करें www.incometax.gov.in। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और मध्य एशियाई देशों के अफगानिस्तान के साथ गहरे और ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के लोगों की हर संभव सहायता की जानी चाहिए। डॉक्टर जयशंकर ने आज नई दिल्ली में तीसरे भारत मध्य एशिया संवाद में कहा कि अफगानिस्तान के बारे में भारत और मध्य एशियाई देशों की चिंताएं समान हैं। विदेश मंत्री ने इस संदर्भ में अफगानिस्तान में वास्तव में समावेशी तथा प्रतिनिधि सरकार, आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने, बिना किसी बाधा के मानवीय सहायता उपलब्ध कराने और महिलाओं, बच्चों तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की चर्चा की। विदेश मंत्री ने कहा कि ये मंच क्षेत्रीय और द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा का अवसर प्रदान करता है। This is a very good opportunity to review both bilateral and regional relationships and consider the challenges that we face more collectively. Our meeting today comes amidst a rapidly changing global economic and political situation. The COVID-19 pandemic has resulted in an enormous setback to global health and to global economy. It has changed the way we imagine societies, workplaces, supply chains and governance. It also highlights the inadequacy of the existing multilateral structures to meet new and emerging threats. बैठक में कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री भाग ले रहे हैं। ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री सिरोजिद्दीन मुहिरुद्दीन ने कहा कि भारत तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है, जहां उद्योगों का सशक्त आधार और वैज्ञानिक तथा तकनीकी संभावनाएं मौजूद हैं। तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्री राशिद मेरेदोव ने कहा कि ये संवाद भागीदारी और सहयोग के नए लक्ष्यों के प्रति दृष्टिकोण तथा परिस्थितियों के सामंजस्य के लिए उचित दिशा निर्देश तय करेगा। तीसरी भारत मध्य एशिया बैठक के बाद आज संयुक्त बयान जारी किया गया।
बयान में कहा गया है कि विदेश मंत्रियों ने भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच सभ्यतागत, सांस्कृतिक, व्यापारिक और लोगों के बीच संबंध बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने भारत मध्य एशिया भागीदारी को व्यापक और चिरस्थायी बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। सभी पक्षों ने अफगानिस्तान की स्थिति और क्षेत्र पर इसके प्रभाव पर विचार विमर्श किया। मंत्रियों ने शांतिपूर्ण, सुरक्षित और स्थिर अफगानिस्तान के लिए सहायता के प्रस्ताव का समर्थन दोहराया। उन्होंने अफगानिस्तान की प्रभुसत्ता, एकता और प्रादेशिक अखंडता और उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की आवश्यकता जताई। उन्होंने मौजूदा मानवीय स्थिति पर भी विचार किया और अफगानिस्तान के लोगों को तत्काल मानवीय सहायता जारी रखने का फैसला किया। विदेश मंत्रियों ने अफगानिस्तान की स्थिति पर विचार विमर्श जारी रहने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र व्यापक संधि को जल्द स्वीकार किए जाने का आह्वान किया। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद गोवा मुक्ति दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे 650 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। तीसरा भारत मध्य एशिया संवाद नई दिल्ली में शुरू। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, अफगानिस्तान के लोगों की सहायता के लिए अवश्य प्रयास किए जाने चाहिए। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 137 करोड़ 49 लाख से अधिक टीके लगाए गए। गुजरात में कड़ी सुरक्षा के बीच ग्राम पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी। उत्तर भारत कड़ाके की शीतलहर की चपेट में। मौसम विभाग के अनुसार ये स्थिति मंगलवार तक जारी रहेगी। स्पेन में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज शाम किदाम्बी श्रीकांत का सामना लोह कीन यू से। और हॉकी में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी प्रतियोगिता के अंतिम राउंड रोबिन मैच में आज भारत का सामना जापान से होगा। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक लगभग 137 करोड़ 49 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। वर्तमान में देश में 83,993 कोविड रोगियों का उपचार किया जा रहा है। उपचाराधीन मरीजों की संख्या कुल संक्रमित लोगों के 1% से कम है। देश में स्वस्थ होने की दर 98.38% है। जर्मनी ने कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट को फैलने से रोकने के लिए ब्रिटेन से यात्रियों के देश में प्रवेश पर रोक लगा दी है। ब्रिटेन गए जर्मनी के नागरिक स्वदेश लौट सकते हैं, लेकिन उन्हें नेगेटिव परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इसके अलावा उन्हें टीका लगा होने के बावजूद 2 सप्ताह तक क्वारंटाइन में रहना होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कोरोना जागरूकता श्रृंखला में आज रात 9:30 बजे लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ के डॉक्टर सूर्यकांत श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञ से टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 और टेलीफोन नंबर 011-2331-4444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। गुजरात में 8,690 ग्राम पंचायतों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। मतदान सवेरे 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। मतगणना मंगलवार को होगी। 10,800 स्थानीय निकायों में से 1,165 पंचायतों को समरस ग्राम पंचायत घोषित किया गया है, जहां सरपंच और वार्ड सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। समूचे उत्तर भारत में शीतलहर चल रही है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में शीतलहर का प्रकोप ज्यादा है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी शीतलहर जारी है। चूरू में न्यूनतम तापमान 0 से 2.6 डिग्री सेल्सियस नीचे रिकॉर्ड किया गया। सीकर में तापमान 0 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम और अमृतसर में
0 से 0.5 डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि अभी कुछ दिन भीषण शीतलहर जारी रहने की संभावना है। पिछले 3 दिन में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में प्लेन्स और पहाड़ी इलाके के समेत टेम्परेचर में गिरावट आई है। कुछ इलाका में कोल्ड वेव टू सीवियर कोल्ड वेव दिखाई गया है, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान, नॉर्थ मध्य प्रदेश, वेस्ट उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सा, हिमाचल प्रदेश। और अगले 2 दिन तक यानी 21 तारीख तक ये कोल्ड वेव टू सीवियर कोल्ड वेव कंडीशन जारी रहेगा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। ये जो कोल्ड वेव कंडीशन होता है, इसका मतलब होता है कि जो नाइट टेम्परेचर है वो अभी 5 से 7 डिग्री सेल्सियस बिलो नॉर्मल है कुछ इलाका में। इसके साथ साथ डे टाइम का जो टेम्परेचर होता है वो भी नॉर्मल से लगभग 4 से 6 डिग्री सेल्सियस बिलो है। इसका मतलब है कि कोल्ड वेव के साथ साथ इस सभी इलाके में कोल्ड डे कंडीशन प्रिवेल कर रहा है, जो कोल्ड वेव कंडीशन को ज्यादा एडवर्स इम्पैक्ट दिखाई देता है। कश्मीर घाटी मंगलवार से शुरू हो रहे चिल्ला कलां यानी 40 दिन के कड़ाके की ठंड के दौर से पहले ही शीतलहर की चपेट में है। मौसम विभाग के अनुसार श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। पहलगाम में कल रात तापमान 0 से 8.7 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। घाटी के अधिकतर इलाकों की पाइपलाइनों में पानी जम गया है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के पुणे में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के नए भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने प्रयोगशाला में स्थापित नई सुविधाओं की समीक्षा की। श्री शाह ने कहा कि ये प्रयोगशाला पुलिस के कामकाज को और सुगम बनाएगी। आज दोनों संस्थान अपने अपने क्षेत्र के अंदर एक अपना विशेष परिचय बनाकर देश के सामने उपस्थित है और दोनों संस्थानों को आज ये नए कैंप परिसर और एफएसएल लैब से काम करने में ज्यादा सुगमता रहेगी, सरलता रहेगी और उनकी स्ट्रेंथ में भी काफी बढ़ोतरी होगी, इसका मुझे विश्वास है। गृह मंत्री ने सेना और अर्धसैनिक बलों में प्रचलित बड़ा खाना में भी हिस्सा लिया। इसका आयोजन महत्वपूर्ण दिवसों पर दोपहर या रात के भोजन के लिए किया जाता है। श्री शाह ने कहा कि अन्य बलों के साथ एनडीआरएफ हर तरह की आपदा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी प्रकार की आपदा हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे साइक्लोन हो, कहीं इमारत ढह गई हो या कहीं बिजली गिरने की नौबत आई हो, हर क्षेत्र में ऑरेंज करेल के ड्रेस में सज एनडीआरएफ के जवान पहुंचते ही देश की जनता राहत का दम लेती है कि अब एनडीआरएफ आ गया है, हम सब सलामत। गृह मंत्री महाराष्ट्र की 2 दिन की यात्रा पर हैं। इससे पहले उन्होंने शहर के मध्य में स्थित दगडू शेठ गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। गृह मंत्री का पुणे में वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारिता प्रबंधन संस्थान के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह पुणे नगर निगम के नए भवन में स्थापित डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। वे तीसरे पहर 4 बजे निगम के परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक की आधारशिला भी रखेंगे। श्री शाह शाम को जाने माने इतिहासकार स्वर्गीय बाबा साहेब पुरंदरे के निवास पर जाएंगे और उनके परिवार के सदस्यों से मिलेंगे। यात्रा के पहले दिन श्री शाह ने अहमदनगर जिले में सहकार परिषद और किसानों को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान श्री शाह ने बताया कि सहकारिता क्षेत्र के लिए नई नीति की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी, जो आने वाले कई दशकों तक इस क्षेत्र की जरूरतें पूरी करेगी। स्पेन में विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता में पुरुषों के सिंगल्स फाइनल में किदाम्बी श्रीकांत का मुकाबला आज शाम सिंगापुर के लोह कीन यू से होगा। कल सिंगल्स के सेमीफाइनल में श्रीकांत ने लक्ष्य सेन को 17-21, 21-14, 21-17 से हराया। इसके साथ ही किदाम्बी श्रीकांत विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए। लक्ष्य सेन को कांस्य पदक मिला। लक्ष्य विश्व प्रतियोगिता में पहली बार खेलते हुए पुरुष सिंगल्स में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी बने। अन्य सेमीफाइनल में सिंगापुर के लोह कीन यू ने कड़े मुकाबले में डेनमार्क के एंडर्स एंटनसेन को हराया। ये पहला अवसर होगा जब भारत को विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में एक ही समय 2 पदक मिलेंगे। इससे पहले 1983 में प्रकाश पादुकोण और 2019 में बी साई प्रणीत ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स में कांस्य पदक जीते थे। ढाका में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता के अंतिम राउंड रॉबिन मैच में आज भारत का सामना जापान से होगा।
मैच दोपहर बाद 3 बजे से शुरू होगा। तालिका में भारत 7 अंकों के साथ शीर्ष पर है। कोरिया के 5, जापान के 2 और पाकिस्तान का 1 अंक है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज बागेश्वर जिले के कुमाऊं डिवीजन में विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की सहायता से राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा जनता को देगी। विजय संकल्प यात्रा राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में 2660 किलोमीटर और कुमाऊं क्षेत्र में 1890 किलोमीटर का सफर तय करेगी। आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति धरोहर में स्वतंत्रता आंदोलन के उन भाषणों, नारों और कविताओं से नई पीढ़ी को परिचित कराया जाता है जिन्होंने आजादी के दीवानों में उत्साह का संचार किया था। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर, हर सोमवार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इसी शानदार संघर्ष की एक झलक। आज हम राम प्रसाद बिस्मिल को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं जो 19 दिसंबर 1927 को शहीद हुए थे। राम प्रसाद बिस्मिल भारत के उन जाने माने क्रांतिकारियों में थे जिन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। जब उन्होंने स्वाधीनता सेनानी भाई परमानंद की मौत की सजा के बारे में पढ़ा तो स्वतंत्रता और क्रांति के आदर्श उनके मन में हिलौड़ लेने लगे। वे प्राय अपना क्रोध अपनी कविताओं में प्रकट करते थे। अब हमारे दिल में। मैनपुरी षड्यंत्र में भागीदारी के बाद बिस्मिल की गणना प्रमुख स्वाधीनता सेनानियों में होने लगी। 1918 में अशफाक उल्लाह स्कूल में पढ़ते थे। मैनपुरी षड्यंत्र से प्रेरित होकर युवा अशफाक उल्लाह ने अपने दोस्तों से राम प्रसाद बिस्मिल से परिचय करवाने को कहा। इस तरह 1920 में बिस्मिल और अशफाक उल्लाह की ऐसी ऐतिहासिक मैत्री शुरू हुई जो उनकी मृत्यु के साथ ही खत्म हुई। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में घातक लुटा। अगले 7 वर्षों में अशफाक और बिस्मिल का संबंध बेहद प्रगाढ़ हो गया। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA के तहत क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। काकोरी डकैती के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और करीब 1.5 साल तक मुकदमा चला। सुनवाई अप्रैल 1927 में खत्म हुई। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र लाहिड़ी को मौत की सजा सुनाई गई और अन्य को आजीवन कारावास की सजा हुई। लखनऊ केंद्रीय कारागार में सजा काटने के दौरान बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा लिखी और प्रसिद्ध गीत मेरा रंग दे बसंती चोला लिखा।
का नारा लगाते हुए बिस्मिल गोरखपुर जेल में 19 दिसंबर 1927 को फांसी पर झूल गए। शत शत नमन है ऐसे वीर क्रांतिकारी को। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आज ही क्रांतिकारी रोशन सिंह की पुण्यतिथि है। वे अगस्त 1925 के काकोरी डकैती में शामिल नहीं थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार किया गया और दिसंबर 1924 में बमरौली डकैती के दौरान की गई हत्या का मुकदमा चलाया गया। उन्हें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और राजेंद्र लाहिड़ी के साथ मौत की सजा हुई। मातृभूमि के इन अमर सपूतों को शत शत नमन। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने के उपरांत भी गोवा पुर्तगाली शासन के अधीन था। पुर्तगालियों के साथ बातचीत असफल होने पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने फैसला किया कि सैन्य हस्तक्षेप ही एकमात्र विकल्प है। 36 घंटे की सैन्य कार्रवाई को ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा पर अधिकार कर लिया और पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वस्सालो एस सिल्वा ने समर्पण के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार क्षेत्र में पुर्तगाल का अधिकार समाप्त हुआ। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है। अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली में सर्दी पड़ रही है। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मुंबई और कोलकाता में आमतौर से आसमान साफ है। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान लगभग 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आइजोल में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। गुवाहाटी, आइजोल, इम्फाल, कोहिमा, ईटानगर और अगरतला में आमतौर से आसमान साफ रहेगा। गंगटोक और शिलांग में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा मुक्ति दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए पणजी पहुंच गए हैं। उन्होंने पणजी के आजाद मैदान में शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मीरामार तट पर फ्लाई पास्ट और सेल परेड में शामिल हुए। श्री मोदी श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में गोवा मुक्ति दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद गोवा मुक्ति दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे 650 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। तीसरा भारत मध्य एशिया संवाद नई दिल्ली में। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, अफगानिस्तान के लोगों की सहायता के लिए अवश्य प्रयास किए जाने चाहिए। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 137 करोड़ 49 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। गुजरात में कड़ी सुरक्षा के बीच ग्राम पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है। उत्तर भारत कड़ाके की शीतलहर की चपेट में। मौसम विभाग के अनुसार ये स्थिति मंगलवार तक जारी रहेगी। स्पेन में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज शाम किदाम्बी श्रीकांत का सामना लोहो कीन यू से। और हॉकी में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी प्रतियोगिता के अंतिम राउंड रॉबिन मैच में आज भारत का सामना जापान से होगा।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।